अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है ठीक ठाक हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके ग्रेट। अच्छा जी, कल मैंने कुछ टॉपिक शेयर किए थे, उसके ऊपर मैंने बोला था कि जो अ, आप जिस भी सिस्टम को बनाने जा रहे हैं उसका नीचे काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। और आई थिंक सो कि बहुत सारे कमेंट्स तो नहीं आए उस पर, चंद एक कमेंट्स हैं। तो बाकी लोगों को क्या मतलब इशू है कि वो कर नहीं सकते या इंटरेस्टेड नहीं है? मैंने बोला था कि हम कल डिस्कस करेंगे, अगर किसी को क्वेश्चन है इन सिस्टम्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, सिस्टम्स के रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है? कल वाले जो सिस्टम्स हमने डिस्कस किए थे फाइल में, उसके मुतालिक को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। होटल मैनेजमेंट में नियर टू स्टेशन, उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई के लिए यूज करेंगे, प्लीज थोड़ा बता दें। अच्छा, अगर आप लोगों ने गूगल प्लेसेस की एपीआई यूज की हो तो यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप गूगल प्लेसेस के थ्रू
सारी प्लेसेस को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। और एक तरीका हमारे पास ये होता है कि गूगल रेडियस एपीआई होती है एक, ठीक है, डिस्टेंस मेजरिंग थ्रू, ठीक है। दिस इज या डिस्टेंस एपीआई है, डिस्टेंस एपीआई होती है। इसके थ्रू आप दो पॉइंट्स बताते हैं, एक आपका अपना जो गूगल मैप पे पॉइंट होगा और एक जिस डेस्टिनेशन के आपने स्पेशली होटल्स आपके नियर बाय हैं उनका जो एड्रेस है वो गूगल में जाएगा और वहां से आपको दोनों का फासला पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें आप सिस्टम जो है उसमें आप एक चेक लगा सकते हैं कि नियर बाय आप लेट सपोज नियर बाय 20 किलोमीटर्स या 30 किलोमीटर्स या 50 किलोमीटर्स या 25 किलोमीटर्स के अंदर अंदर जितने भी होटल्स हैं आप उनको देखना चाह रहे हैं। तो आप नियर बाय मी पे क्लिक करेंगे तो उसी टाइम सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपका जो है आपसे पूछेगा कि आपका जो बेसिकली करंट एड्रेस है गूगल उसको अलाउ करना चाह रहा है, ठीक है। आप अलाउ करते हैं, आप उसको अलाउ कर देंगे, वो आपका एड्रेस लेगा और सिस्टम से उस होटल का एड्रेस लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको रेडियस कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि नियर बाय मेरे ये इतने होटल्स हैं और इनमें मैं जो है, हाँ जी, आज अटेंडेंस का मैंने लिंक नहीं दिया साथ, आप ग्रुप में से पीछे किसी वीडियो में से लिंक निकाल के उसी फाइल में अटेंडेंस लगाएंगे जहां पहले लगाते हैं। तो ये गूगल की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्लेसेस एपीआई नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और ये डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिससे हम लोग बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक याद है किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर किसी बच्चे का प्रोजेक्ट था रेस्टोरेंट का, जहाँ पे रेस्टोरेंट ने ऑप्शन रखी हुई थी डिलीवरी की कि आप जो फूड है वो आपको या तो हम डिलीवर करवाएंगे या आप खुद पिकअप उसको कर सकते हैं। तो पिकअप ऑप्शन के अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि विद इन 20 किलोमीटर रेडियस हम पिकअप रखेंगे, उसके आगे जितना होगा हम जो है वो मतलब विद इन 20 हम डिलीवरी रखेंगे, 20 से अबव जितना होगा वहां पे पिकअप आएगा। तो ऑर्डर कंप्लीट होते ही साथ हमें ये चेक करना होता था कि जहां से ऑर्डर आया है जिस उस बंदे का एड्रेस जो उसने एड्रेस एंटर किया है वो, और जिस रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो मार्केट प्लेस थी, इस मार्केट प्लेस के ऊपर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स ने साइन अप किया हुआ था, तो उन रेस्टोरेंट्स का एड्रेस और जिस बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया उसका बिलिंग एड्रेस हम दोनों जो है वो मैच करते थे। और गूगल डिस्टेंस ये डायरेक्शन एपीआई और डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई को हम पुश करते थे एड्रेस, और वहां से हमें आइडिया हो जाता था कि कितने किलोमीटर्स का रेडियस है। और अगर उसके अंदर आपने डिलीवरी करवानी होती थी तो हम वो ऑप्शन जो है पिकअप की वो खत्म कर देते, अदरवाइज हम पिकअप की ऑप्शन रखते थे और डिलीवरी की ऑप्शन खत्म कर देते थे। तो इस तरह से सिस्टम को हम लोगों ने रन किया हुआ था। तो ये सबसे लास्ट में करने वाला काम है डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई का, ठीक है। कोड भी यहाँ पे इसका अवेलेबल होगा। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल है, इनको यूज करना सीखें। ये प्रोजेक्ट्स में आमतौर पर यूज होती हैं, इसलिए मैंने आपका यूज केस उसमें ऐड किया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कोई ना कोई गाइड दी होगी, उसमें बताया होगा कि आपने किस तरह से दोनों पॉइंट्स जो है वो पुट करने हैं और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। Distance Matrix API is a service that provides travel distance and time for matrix of origins and destination. The API returns information based on the recommended route between the start and end points as calculated by the Google Maps API and consists of rows containing duration and distance. कितना time लगेगा traveling में और कितना distance है। Before you begin, the document is intended for developers who wish to compute travel distance and time between a number of points within maps provided by one of the Google Maps API. It provides an introduction to using the API and reference material on available parameters. Before you start developing a distance matrix API, review the authentication requirements. Authentication requirements जो आपको उसकी API की वगैरह चाहिए, एंड API यूजेज बिलिंग, क्योंकि ये वाली सर्विसेज गूगल की पहले फ्री थी,
पिछले साल से गूगल ने इनको पेड कर दिया। अब आप इमेजिन करें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ जीमेल का अकाउंट जो है उस पर उनका सारा बिजनेस और हर चीज उस पर रिलाई करती है। अगर गूगल उसके ऊपर 1 सेंट का भी पर मंथ लगा दे मेंबरशिप, तो हाउ मच गूगल कैन अर्न। सिमिलरली गूगल मैप्स की प्रोडक्ट जो है वो जितने भी वेबसाइट्स और एंड्रॉयड ऐप्स बनी हुई हैं जिसके अंदर ड्राइवर और लेट्स सपोज पैसेंजर की एप्लीकेशन हैं या फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन है, फूड पांडा, इस तरह की जितनी बड़ी एप्लीकेशन है वो सारी गूगल मैप्स और गूगल एपीआई के ऊपर रिलाई करती हैं, और गूगल ने उन सारी प्रोडक्ट्स को पेड कर दिया है। अब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर बिलिंग होती है, यानी अगर महीने में 10,000 रिक्वेस्ट आती हैं तो गूगल उसके ऊपर लेट्स सपोज आपको $10 चार्ज करता है। तो जितने बड़े कंट्रीज हैं जहाँ पे ये ऐप्स चल रही है वहां पर करोड़ों रिक्वेस्टें होती हैं, ठीक है, मंथ की लाखों करोड़ों जो रिक्वेस्टें होती हैं, और उसके हिसाब से गूगल उनको बिलिंग करता है। तो इस टाइम मैंने भी क्योंकि अपना कार्ड अटैच किया था, दैट्स व्हाई आई एम लॉग इन हियर, अदरवाइज ये लॉग इन नहीं करने देता। ठीक है, तो डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई की ये रिक्वेस्ट है। एपीआई रिक्वेस्ट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। आप सीधा सीधा इसको ब्राउजर में भी रिक्वेस्ट करके जो है इससे डाटा ले सकते हैं। डाटा दो तरह के फॉर्मेट में होगा, जेसन में और एक्सएमएल में। जेसन का मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और एक्सएमएल का मतलब है स्टैंडर्ड मार्कअप जो आपका इस तरह एचटीएमएल होता है। फिर आगे नोड यूआरएल्स मस्ट बी प्रॉपर्ली इनकोडेड टू बी वैलिड एंड आर लिमिटेड टू 8192 कैरेक्टर्स फॉर ऑल वेब सर्विसेज। Beware of this limit when constructing your URLs. Note that the different browsers, proxies, and servers may have different URL character limits as well. HTTP or HTTPS or security is more important, and HTTPS is recommended wherever possible, especially for the applications that include sensitive user data such as users location. ठीक है, और in requests using HTTP encryption makes your application to more secure and more resistant to snooping or tampering. यानी कि आपके कहीं पे भी अगर इसमें कोई यूआरएल आता है तो वो HTTPS का होना चाहिए, HTTP नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ओरिजिन और डेस्टिनेशन दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कौन से हैं? ओरिजिन का रिक्वायर्ड पैरामीटर है द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रैवल डिस्टेंस एंड टाइम। You can supply one or more locations separated by pipe character in the form of an address, latitude, longitude, coordinates, or place ID. If you pass an address, the service geocodes the string and converts it to a latitude longitude coordinate to calculate distance. This coordinate may be different from returned by the geocoding API, for example building an address rather than its center. Origins में क्या आ जाएगा? बॉब के जॉन प्लस ऑन आगे /24 प्लस ससेक्स ड्राइव ओटावा ऑन। सो ये आपके ओरिजिन्स में आ गया। आप ऐसे पास कर दें या आप ऐसे पास कर दें, अगर आप ऐसे पास करेंगे वो खुद ही इसको इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट कर लेगा। इफ यू सप्लाई अ प्लेस आईडी, ठीक है, यू मस्ट प्रीफिक्स इट विद द प्लेस आईडी। अगर आप प्लेस का आईडी दे रहे हैं तो आप इस तरह से देंगे। सो यूआरएल के आगे आपने जो फॉर्मेट देना है, ठीक है, पैरामीटर्स देने हैं, वो आपके यहाँ पे आएंगे, और ये आपका आउटपुट फॉर्मेट है। यहाँ पे जेसन या एक्सएमएल लिखा आएगा। कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे उन्होंने दी भी होगी, इसको हम अभी देख लेते हैं। प्लस कोड्स मस्ट बी फॉर्मेटेड एज अ ग्लोबल कोड फॉर कंपाउंड कोड फॉर्मेट प्लस कोड्स एज शोन हियर। ग्लोबल कोड इज अ 4 कैरेक्टर एरिया कोड एंड 6 कैरेक्टर और लॉन्गर लोकल कोड। ठीक है, कंपाउंड कोड। अब आई डोंट नो कि ये प्लस कोड्स क्या चीज है, लेकिन आई प्रेफर टू यूज दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन ऊपर आ गया, दूसरा डेस्टिनेशन देना आपको। वन और मोर लोकेशंस टू यूज एज द फिनिशिंग पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग ट्रैवल डिस्टेंस एंड टाइम। द ऑप्शंस फॉर अ डेस्टिनेशन पैरामीटर्स एंड द सेम as for the regions. Then there comes API key, your application's API key. The key identifies your application for purpose of quota. अटेंडेंस का बेटे आज वीडियो के जो ऊपर कैप्शन है उसमें अटेंडेंस का लिंक नहीं है, तो आप पिछली किसी भी पोस्ट से अटेंडेंस का लिंक निकाल के वहां पे अपनी अटेंडेंस जो है सेम लिंक है, या आपकी आसानी के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, तो जो है इसके कि आप लोग जो है खपते रहें, थोड़ा सा मैं खप लेता हूँ। पहले अपडेट हो गया है लिंक, आपको अटेंडेंस वहां पे नजर आ जाएगी। अच्छा जी, सिमिलरली जैसे आप ओरिजिन के पैरामीटर्स दे रहे हैं, इस तरह डेस्टिनेशन के पैरामीटर देंगे। थोड़ा सा मैं आपको अब बता देता हूँ। ये आपका रिक्वेस्ट यूआरएल है, ठीक है, जो गूगल ने प्रोवाइड किया। जैसे ये आपका रिक्वेस्ट यूआरएल है, कॉपी किया इसको, इसको आपने यूआरएल यहाँ दिया, एंटर किया, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है,
कि अनआइडेंटिफाइड और नॉट अवेलेबल, इस तरह का आपको एरर इसने थ्रो कर दिया अनलेस कि आप एपीआई की दें। सो अगेन दिस यूआरएल, अब आगे जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो पास करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अब है आगे रिटर्न टाइप एक्सएमएल या जेसन, मुझे चाहिए डाटा जेसन में, ठीक है। उसके बाद जेसन मैंने बता दिया, उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट यानी आ गया, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क। आगे आएंगे मेरे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स यानी जो मुझे ओरिजिन और डेस्टिनेशन प्रोवाइड करना है वो पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे देने हैं। अच्छा जी, अब ओरिजिन और डेस्टिनेशन देना है। ओरिजिन और डेस्टिनेशन देने के आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन के अंदर इफ यू पास एन एड्रेस अ सर्विस यू कोड्स द स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट्स इट टू लैंडिंग, सो आप एड्रेस पास कर सकते हैं। तो गूगल प्लेसेस एपीआई से अगर मैं एड्रेस ले लूं, लेट्स सपोज कि मैं अपने सिटी से लाहौर तक का कोई डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, तो गूगल प्लेसेस एपीआई यहाँ पे कहीं ना कहीं डेमो उसका होगा। ये वाली प्लेसेस ऑटो कंप्लीट जो है ये, गूगल प्लेसेस ऑटो कंप्लीट डेमो। काफी सारे ब्लॉग्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया होगा, यहाँ पे भी आपको ये मिल रहा है। जैसे अब मैं गुजरांवाला का एड्रेस निकालता हूँ, गुजरांवाला कैंट पाकिस्तान, ठीक है। और इसी एड्रेस को फॉलो करते मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ओरिजिन्स के अंदर। पाइप साइंस उसने बताया हुआ है यू कैन सप्लाई वन और मोर लोकेशन सेपरेटेड बाय द पाइप करेक्टर, ठीक है। तो पाइप के बाद दूसरी लोकेशन है इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स और प्लेस या आईडी। तो मैं सिर्फ पहला ओरिजिन अपना ऐड करने लगा, और ओरिजिन इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद जब आपने डेस्टिनेशन देना है तब ये देखें एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो एंड डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, उसमें भी आप अपना जो एड्रेस दूसरा देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। अब समटाइम्स जब आप ऑटो कंप्लीट का कोड कर रहे होते हैं तो एड्रेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में एड्रेस मिल रहा होता है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि एड्रेस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से लेना है या यहाँ से स्ट्रिंग हम पास कर सकते हैं, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है ऑटो कंप्लीट का एक इवेंट होता है जब रिस्पॉन्स आपको आता है तो आपको साथ एड्रेस मिलता है, ठीक है। वहां से आप एड्रेस जो है वो सिस्टम का एड्रेस पास करते हैं, ये स्ट्रिंग आपकी अपनी है। तो ट्राई करते हैं, लेट्स सी। दूसरी चीज ये है कि जब आप यूआरएल के अंदर कोई चीज पास कर रहे होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो इनकोडेड होते हैं। तो यूआरएल इनकोड एमओ, जैसे थोड़ा सा आपको इसमें लगेगा कि इट इज टफ टू अंडरस्टैंड, लेकिन फाइल में आते हैं, ओपन करते हैं अपना कार पार्किंग सिस्टम, और यहाँ पे
एग्जाम्पल डॉट पी के अंदर अगर मैं इसी यूआरएल को पिक करता हूँ, ठीक है, और पीएचपी का एक फंक्शन है यूआरएल इनकोड का, इसका काम है यूआरएल को इनकोड कर दे, कैरेक्टर्स को चेंज करके जिस तरह से कम्युनिकेटेबल होता है उसको बना देगा। सो अगर आप देखें यहाँ पे भी स्पेस आपकी %20 में कन्वर्ट हो गई है, और इनकोड करते हुए क्या रिजल्ट देता है वो हम जब अपने सिस्टम को रन करेंगे तो हमें बता देगा। तो लोकल होस्ट स्लैश कार पार्किंग सिस्टम स्लैश एग्जाम्पल डॉट पी एच पी, तो यूआरएल इनकोड में हमारे पास ये यूआरएल आ रहा है, ठीक है, मतलब आपके स्पेशल कैरेक्टर सारे के सारे चेंज हो गए हैं। सो ओरिजिन से लेके यहाँ तक मैं यहाँ से पिक करता हूँ और वो इनकोडेड यूआरएल मैं सेंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले इसकी कॉपी ली और यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया। सो लेट्स सी। अच्छा जी, अब आगे एरर आ रहा है कि यू मस्ट यूज एन एपीआई की टू ऑथेंटिकेट ईच रिक्वेस्ट टू गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म एपीआई फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर टू एचटीटीपी। आगे मतलब जो भी आपका एड्रेस होगा। सो एपीआई की जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, और मुझे एपीआई की आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि मेरे किस प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है। ये भी एग्जांपल है ओरिजिन की। कल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की अपनी, एब्सेंटीज हैं कुछ, तो क्यों उन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, क्या इशू है? वकार हैदर है, खालिद उस्मान कियानी है, एहसन नसीर, इकरा लतीफ़, आदिल अब्बास, नुमान गुलफाम जावेद, मारिया, मोहम्मद खालिद, समरान विलियम, महविश मुमताज़, बिलाल अहमद और गुलनाज और समरा इकबाल। इन लोगों को क्या इशू है, अटेंडेंस क्यों नहीं आप लोग मार्क करते? मुफ्त में मिल रहा है सारा कुछ इसलिए? पैसे लें आपसे फिर ठीक हो जाएगा? हाँ, बोलते नहीं है। तो 25-30 हज़ार कोर्स की फीस रखें फिर ठीक, मुझे लगता हो जाएगा। फिर अपनी ज़रूरत को सारे आएंगे, टाइमली पैसे भी देंगे, अटेंडेंस भी मार्क करेंगे।
एंड की लास्ट में दे के आगे आपने अपनी की दे देनी है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। एड्रेस का इशू हो सकता है हमारा एड्रेस गलत हो, लेकिन रिक्वेस्ट का तरीका यही होता है। Over an SSL, load the API with HTTPS instead of HTTP. अच्छा जी, इनवैलिड रिक्वेस्ट में इशू एड्रेस का हो सकता है। तो एड्रेस जो है हम वो यहाँ से पिक कर लेते हैं, ओरिजिन सिएटल, डेस्टिनेशन इक्वल सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये एड्रेस पिक कर लेता है ताकि एड्रेस का इशू ना रहे। ओरिजिन सिएटल एंड डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को से लेके सिएटल का हम डिस्टेंस ले रहे हैं। एंड की हमारी है जी, की हम यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली ये आपके पास निकल आया डिस्टेंस सैन फ्रांसिस्को से यूएसए से सिएटल यूएसए तक। डिस्टेंस आ रहा है जी 1300 किलोमीटर और वैल्यू है 1299742। ड्यूरेशन 12 घंटे 38 मिनट। स्टेटस ओके। इसके साथ साथ आप एडिशनल पैरामीटर्स और भी पास कर सकते हैं, जिससे आप फ्लाइट टाइम लेना चाहें, ड्राइविंग टाइम लेना चाहें, वो सब आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं वापस उसी डॉक्यूमेंट पे आऊं तो यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, मॉड। ठीक है, तो ट्रैवल मॉड्स दिए हुए हैं। तो अगर आप फ्लाइट टाइम निकालना चाह रहे हैं तो आपके पास फ्लाइट टाइम डिस्टेंस भी निकल आएगा। और अगर आप ड्राइविंग निकालना चाह रहे हैं तो ड्राइविंग भी निकल आएगा। तो ट्रांजिट रिक्वेस्ट डिस्टेंस सर्कुलेशन वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट राउट्स वेयर अवेलेबल। फ्लाइट इसमें आई डोंट नो अवेलेबल। ड्राइविंग है, वॉकिंग है, बाइसिकल है, ट्रांजिट है और फ्लाइट है। फ्लाइट का तो मुझे लगता है नो, फ्लाइट इज नॉट अवेलेबल। वॉकिंग है और ड्राइविंग है। ट्रांजिट मोड में बस, सबवे, ट्रेन, ट्रेम, रेल, एरोप्लेन। तो ट्रेन का वगैरह का है यहाँ पे, दूसरा नहीं है। तो आपका डिस्टेंस, क्योंकि अगर आपने जो एप्लीकेशन बनानी है समटाइम्स आप लोकली ही बना रहे होते हैं, तो ड्राइविंग डिस्टेंस ही कैलकुलेट होता है। सो मॉड में हम ड्राइविंग पास कर देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे वापस आते हैं। मॉड डिफॉल्ट टू ट्रैवल मोड्स। ट्रैवल मोड्स में हम लोग ड्राइविंग पास कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है आपको कि आप कैसे उसको पास करेंगे। बॉस्टन एम ए, चार्ल्स एम ए, डेस्टिनेशन लैंगस्टन एम ए, कनकोर्ड, डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू नाउ। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट ड्राइविंग आ रहा है। अगर उसको वॉकिंग करेंगे तो दैट विल कॉज द प्रॉब्लम। क्या, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप की से पहले अपना वो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। एंड मॉड इज इक्वल टू वॉकिंग 11 days 10 hours। डिस्टेंस सेम रहेगा और ड्यूरेशन आपकी देखें बढ़ गई है। अब आप, पहले आप जा रहे थे 12 घंटों में ड्राइव के थ्रू, अब आप जा रहे हैं 11 दिन और 10 घंटों में। सो दैट्स द डिफरेंस जो मॉड से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो आपके एड्रेसेस ओरिजिन और डेस्टिनेशन के हैं, नॉर्मली हम गूगल प्लेसेस की एपीआई से वो एड्रेसेस ले रहे होते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि आप प्रोजेक्ट की फिनिशिंग के टाइम कर रहे होंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस में से अगर आप गुजर जाएंगे
तो आपको नेक्स्ट कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक एपीआई इंटीग्रेट करनी है, तो आपको पता होगा कि हाँ यार, एपीआई इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, मुझे डॉक्यूमेंट में जाना है, डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है, आई हैव टू गिव अ फ्यू ट्राइज, और जहां मुझे इशू आएगा आई कैन डेफिनेटली गूगल कर सकता हूँ, और उसमें मुझे मतलब उससे मेरा तरीका अगर सॉल्व हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट जनरेट करके रिस्पॉन्स लेने का अगर आपको तरीकेकार है, तो बाकी काम तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि अगर आपके पास वैल्यूज है तो आप किसी भी तरह की स्क्रीन जो है उसको ऑलरेडी बना सकते हैं, चाहे आप डाटा टेबल से डाटा लें, चाहे आप डेटाबेस से डाटा लें, चाहे आप एक किसी एपीआई से डाटा ले रहे हो। ये भी बैकएंड पे उनकी डेटाबेस अवेलेबल है जिसमें से आपने ये सारी कैलकुलेशन की है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो है आपके पास सारा डाटा ऑनलाइन आ रहा है, और ये फॉर्मेट जो है ये जेसन फॉर्मेट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का। तो इसका मतलब ये है कि ये रिक्वेस्ट जो है आपकी ये नॉर्मली हो रही होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स को आप कैलकुलेट करके जेएस के थ्रू प्रोसेसिंग करवा के शो करवा देंगे नियर बाय मी में इतने होटल्स जो हैं वो आते हैं। तो यानी आप होटल्स के जो कैलकुलेशन होगी, लेट सपोज आपका और डिफरेंट होटल्स का जो आप निकालते हैं वन बाय वन, सब पर रिक्वेस्ट करते हैं, और आपको मिलता है लेट सपोज कि 10 होटल्स ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो उन होटल्स के आप आईडीज लेंगे, डेटाबेस से क्यूरी करेंगे, और वो आप एक उस पेज पे शो करवा देंगे, ये वाले होटल्स नियर बाय मी में आते हैं, दैट्स इट। और क्वेश्चन किसी का कोई? नो क्वेश्चंस? हाँ जी, बाकी हाँ, ईच कोर्स विल बी बायेबल और बुकेबल का मतलब ये है कि एक बंदा कोर्स को, बायेबल का मतलब ये है कि वो प्राइस पे करता है और उस कोर्स को एक्सेस कर लेता है, ठीक है, या वो बंदा जो है उस कोर्स में अपनी बुकिंग करवा लेता है, और यानी कोर्स अगर पहले से स्टार्ट होने वाला है, किसी कोर्स को स्टार्ट होने में 25 दिन है, ठीक है, तो वो बंदा उस कोर्स में अपनी पहले से बुकिंग करवा लेता है। हर कोर्स हम लिमिटेड सीट्स उसके लिए रखते हैं कि जी 20, 50 या 70 या 100 सीट्स हैं, तो जैसे ही 100 सीट्स फिल हो जाती हैं तो कोर्स बुकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। वंस दैट फर्स्ट बैच इज डन, उसके बाद उस कोर्स की वीडियोस जो है कोई भी वो उसको बाय करके पैकेज को देख सकता है। पहला बैच होगा हमारा वो बुकेबल होगा, कि उसके अंदर जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट, क्योंकि कोर्स की भी एक हिस्ट्री मेंटेन होनी है कि ये कोर्स कितने लोगों ने किया हुआ इन द पास्ट 2 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ्स, कितने बैचेस इस कोर्स के रन हुए हैं, पहला बैच किस टाइम पे जो है वो किस मंथ से किस मंथ तक चला था, और इसमें कितने कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे। उसके बाद फर्स्ट बैच जाने के बाद आप कोर्स को बिल्कुल पब्लिक कर देते हैं, जो कोई भी आएगा पेमेंट करेगा और कोर्स एक्सेस करके देख सकता है। सो वो जो बुकेबल पीरियड है वो आपके कोर्स रिलीज होने से पहले 15 या 20 दिन का है, जिसमें लोग आके अपना नाम रजिस्टर करवा देंगे। अच्छा जी, इन एलएमएस व्हाट शुड वी डू हियर? इन एलएमएस आपको, अगर आपने उडेमी कभी यूज की हुई है तो आपको आइडिया होना चाहिए।
कोई भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी वीडियो कोर्सेज की वीडियो स्टडी की ऑनलाइन जो वेबसाइट है जहाँ पे आप जाते हैं, पेमेंट करते हैं, कोर्स की वीडियोस देखते हैं, तो इट इज सिमिलर टू दैट। एपीआई की गेट करने का प्रोसेस जो है दैट इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ console.google.com पे जाना है। console.google.cloud, हाँ, console.cloud.google.com, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कहेगा लॉग इन विद गूगल, आप गूगल करेंगे, आपको कंसोल पे ले जाएगा। उसके बाद जब आप ये मैट्रिक्स और एपीआईज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपसे कहेगा पेमेंट मेथड अटैच करें। तो आपका कोई भी डेबिट कार्ड है, एमसीबी का है, अल्फला का है, वट एवर यू यूज नॉर्मली, जो भी बैंक अकाउंट है, उसमें जो है आप अपनी उसकी डिटेल दे देंगे। ये आपको सिर्फ $1 चार्ज करेंगे। और उसके बाद आपकी पर मंथ 10,000 से अबव रिक्वेस्ट हो जाती हैं, तब जाके आपको कुछ पैसे चार्ज होते हैं। जैसे मेरे पास इस टाइम एस्टिमेटेड चार्जेस $0 है। मेरा जो बिलिंग पीरियड है जून 1 से 25 तक का, और $0 जो है वो एस्टिमेटेड चार्जेस है। तो आपको वैसे अमूमी चार्जेस नहीं पड़ते। चार्जेस तब पड़ते हैं जब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो आप अपना बिलिंग में जाके, या वैसे जब आप यहाँ से अपना पिक करेंगे एपीआई किस चीज की आपको लेनी है या क्लाइंट कौन सा पिक करना है, तो आपको ये मांगेगा आपसे कार्ड। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए रैंडम कर देता हूँ, console.cloud.google.com, किसी और अकाउंट से लॉगिन करता है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, अल्ट्रासिंटेक्स। और यहाँ पे एपीआई एंड सर्विसेज डैशबोर्ड। एपीआई एंड सर्विसेज में आपकी डू नॉट हैव एनी एपीआई इंस्टॉल्ड, यहाँ से इनेबल करेंगे, इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज। यहाँ पे ऊपर देखेंगे और फ्री ट्रायल इज वेटिंग, एक्टिवेट नाउ टू गेट $300 क्रेडिट एक्सप्लोर गूगल क्लाउड्स। तो अभी मेरे पास ये ट्रायल भी है, तो $300 का क्रेडिट मिल रहा है, मैं इसको भी इनेबल कर सकता हूँ। दूसरी चीज है, जहां तक मुझे लगता है मे बी आई एम हैविंग सम बिलिंग कार्ड अटैच विद इट। कहीं ना कहीं को बिलिंग कार्ड अटैच हुआ है, उसको भी चेक कर लेता हूँ। बिलिंग के सेक्शन में जाता हूँ, वो कार्ड तो नहीं अटैच हुआ हुआ। देर दिस प्रोजेक्ट हैज नो बिलिंग अकाउंट, ठीक है। आपका भी ऐसे ही होगा। सो अगेन डैशबोर्ड, यहाँ से आप इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज करेंगे, उसमें से आप पिक कर लेंगे जो भी आपको। अगर आपको ऑटो कंप्लीट लगाना है गूगल का, जहाँ पे आप एड्रेस लिखें और आपका एड्रेस मुकम्मल होके आ जाए, आप उसको सिलेक्ट कर लें, तो आप गूगल प्लेसेस एपीआई यूज कर लेंगे। मैप्स लगाने हैं तो मैप्स की एपीआई पिक कर लेंगे। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई को पिक कर लेंगे। या यहाँ पे आप सर्च कर लें जो भी आपको चाहिए। सर्च में मेरे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई, इसको मैंने पिक किया, इनेबल करूंगा तो फिर ये मेरा बिलिंग की मुझसे बात करेगा कि बिलिंग, ये एपीआई इनेबल कर देगा और बिलिंग जनरेट करने की बात करेगा कि आपकी जो बिलिंग है वो जनरेट होगी। प्राइसिंग यहाँ पे दी हुई है, उसमें बताया हुआ फ्लेक्सिबल प्राइसिंग दैट स्केल टू फिट्स यूएस $200 टू फ्री यूजेस फॉर मैप्स रोड्स एंड प्लेसेस। हर महीने $200 वो अपने पास से दे रहे हैं, तो दैट इज ऑलरेडी अ ट्रायल, ठीक है। अह, यहाँ पे डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई सिलेक्ट करें और क्रेडेंशियल्स में आए, और यहाँ से आप अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। तो व्यू ऑल और क्रिएट न्यू, तो यहाँ से क्रिएट क्रेडेंशियल्स करेंगे। एपीआई की चाहिए आपको, तो आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी ये वाली, ठीक है।
इसको आप किसी भी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो जैसे मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ तो मैं जहाँ यूज़ करना चाहूँगा हो जाएगी, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होगी अनलेस कि मैं इसको अलाउ कर दूँ। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट ना कीजिएगा, आप इस तरह से इसको यूज़ कर लें, दैट्स ओके। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन दी हुई हैं, एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन एंड एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल विच वेबसाइट आईपी एड्रेस और एप्लीकेशन विल यूज इट। तो HTTP या IP एड्रेस, तो आप वो चीज़ें आइटम बता देंगे कहाँ कहाँ ये API यूज़ हो सकती है। तो मैंने नन किया हुआ, तो मेरी कहीं पे भी ये नॉर्मली यूज़ नहीं हो रही। तो ये तरीक़ेकार है आपका API को की को जनरेट करने का, ठीक है। सो 17 लोग 18 लोग अभी मेरे पास ऑनलाइन है, और 18 कमेंट्स मुझे डिफरेंट लोगों के वहाँ पे नज़र नहीं आए जहाँ पे लिखा हो कि हम ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ पे आपको चाहिए, वहाँ पे आप लोगों ने मेंशन किया हो कि आप किस किस बेसिकली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सेकेंडली, जिनकी अटेंडेंस डेली बेसिस पे मार्क हो रही है, जिनके मेरे पास प्रोफाइल लिंक्स हैं, लिस्ट उनकी जो है मेरे पास प्रोफाइल लिंक्स की है, और अटेंडेंस की लिस्ट मैं अपनी टीम से ले लूंगा। उसमें जो रेगुलर लोग हैं, आगे जाके मैं सिर्फ उन्हीं के साथ इन टच हो सकता हूँ। जो लोग रेगुलर नहीं है अटेंडेंस के मामले में, जो है वो नहीं कोऑपरेट कर रहे, प्रोफाइल लिंक्स के मामले में कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनके साथ आई विल नॉट बी इन टच, ठीक है। मैं लेक्चर की हद तक आपके साथ इन टच होऊंगा। लेक्चर के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मैं देता हूँ, या किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके साथ कम्युनिकेट करके बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, आई विल नॉट डू दैट। जो लोग रेगुलर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आई विल डू दीज थिंग्स, बिकॉज आगे आई नो कि देर इज कमिंग अ टफ टाइम जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स इश्यूज आएंगे, क्लाइंट कम्युनिकेशन में इशू आएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में इशू आएगा। मे बी यू नीड समवन एक्सपीरियंस जो कि आपको देख के बता दे कि आप इशू कहाँ पे कर रहे हैं, या किस सर्विस को आपको यूज़ करना है, या किस प्लगइन को यूज़ करना है, या कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। सो दैट कॉस्ट यू, दिस दैट रिलेशन कॉस्ट यू। अगर आप खुद अपनी साइड से उसको वीक कर रहे हैं तो मेरे पास तो पहले टाइम नहीं होता। सो अटेंडेंस और ये सारी चीज़ों का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कैलकुलेट होती हैं चीज़ें सारी, और ग्रेजुएशन के अंदर सिर्फ वही लोग ग्रेजुएट किए जाते हैं जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट है, जिनके प्रोफाइलिंग्स अवेलेबल है। अटेंडेंस तकरीबन जिनकी 70 to 80% है, बड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी, 10% की रिलैक्सेशन हो जाती है। अदरवाइज ग्रेजुएट जो है वो मार्क नहीं होते, ड्रॉप आउट हो जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी और प्रोजेक्ट में कोई इशू है, क्योंकि हमने 4 से 5 डिफरेंट सिस्टम्स कर रहे थे, लेकिन मैंने इसको नैरो डाउन करके 3 पे कर दिया, क्योंकि ये 3 सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली मैंने देखे हैं कि इन पे ज़्यादा काम हो रहा होता है। इस वजह से मैं 3 पे ले आया हूँ कि आप में से जो हैं लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि आपके पास ऑनलाइन इन प्रोडक्ट्स पे आपने पहले कभी कहीं पे काम किया हो, यूनिवर्सिटी में बनाए हो, लेकिन जिस तरह के यूज़ केस मैंने उसमें लिखे हैं आपने नॉर्मली वो नहीं किए होंगे। तो ये यूज़ केसेस अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग में इसका बेनिफिट काफ़ी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, मैं आगे मूव कर रहा हूँ अगले जो टॉपिक है उसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट की थी, आई थिंक वर्डप्रेस इंस्टॉल की, और उसमें हम लोगों ने जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करके डेमो डाटा इंपोर्ट करके यहाँ तक आ गए थे। फिर वी डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंटर के, एलिमेंटर को यूज़ कैसे करना है। देन मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कॉपी ब्लॉगर की, जो कि आपने एलिमेंटर पे कंप्लीट कर ली, तो वहां तक एवरीथिंग इज ओके। उससे आगे चलने की बात है, उससे आगे अब क्या करना है। वर्डप्रेस का एक दफ़ा एडमिन में आते हैं एंड लेट्स डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। अच्छा जी, आपके पास अपेयरेंस में आ रहा है जी थीम्स के अंदर एक सेक्शन जहाँ पे आपका एक्टिवेटेड थीम आ रहा है। अब लेट सपोज कि आपको एक रिक्वायरमेंट मिल गई है, जिस तरह से रिक्वायरमेंट हमें जिस वेबसाइट की हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था, एक वेबसाइट जिसके मल्टीपल पेजेस थे और उसको क्रिएट करना था। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको पेड थीम जैसे $159 का वो थीम था, अगर वो नहीं मिलता तो आप कोई भी फ्री थीम उठाएं और उसको कस्टमाइज कर लें, और फ्री थीम में आप कोशिश करें कि आपका फ्री थीम क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब जब आपने थीम एक पिक कर लिया, जैसे कि wordpress.org पे जाते हैं,
I don't exactly remember. गूगल डॉक्स में देख लेते हैं उस प्रोजेक्ट का यूआरएल क्या था। आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने अपनी ना अपवर्क की प्रोफाइल लिंक, जो प्रोफाइल है ना उसके जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है सारा, उसका स्क्रीनशॉट सबने ना मुझे अ, वो सेंड करना है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आपने सबमिट करना है या कहाँ पे सेंड करना है, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन और गिग्स और इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लें, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर लें, ताकि थोड़ा सा अर्निंग वाली साइड पे आ जाए हम लोग। स्किल्स आर इनफ, जितनी हम स्किल्स सीखना चाह रहे थे अर्निंग स्टार्ट करने के लिए हम सीख चुके हैं। इस वेबसाइट की बात कर रहे थे कि इसको हमें क्लोजली रिलेटेड कोई थीम पे करना था और इस वेबसाइट को हमें उस पर क्रिएट करना था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड लेट्स सपोज अगर हम कोई थीम सर्च करते हैं, दिस कैन बी काइंड ऑफ दैट थीम। रिफाइंड मैगजीन, लास्ट अपडेटेड जून 19 2020, एक्टिव इंस्टॉलेशन 1000 है। नीचे देखें मोस्ट डाउनलोड्स जो हैं इसके 937 हैं, मिनिमम 361 है। लुक्स लाइक ओके, क्या इसमें बूटस्ट्रैप यूज होती है? Is a free magazine. WordPress made easy to use, customized and lightweight WordPress theme. In addition to that, this theme comes with one-click demo import. Good. 9 edit custom widgets, unlimited color possibilities, furthermore refined magazine advertisement by a ready WordPress theme with SEO optimized code. Besides that, this theme supports major and popular plugins. This free theme has best layout for big column homepage, log column homepage, advertisement area, related posts. Similarly, it has meta options, header, footer options, sidebar options, individual sidebar for single post, and many more. This theme is Gutenberg ready, RTL compatible. Very good. ये डेमो दिया हुआ है उसका। सो गो टू डेमो। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई थीम मिल जाए, बट इट शुड इन्वॉल्व वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बेस्ड कोई मिल जाए जिसमें मुझे मिनिमम जो है रिस्पॉन्सिवनेस में कम से कम खपना पड़े। तो मैं नॉर्मली देख रहा हूँ उस तरह का हेडर, जिस तरह का हेडर वहां पे है, ये दो डबल हेडर है जिसमें 3 सेक्शन है, टॉप हेडर, मिडल हेडर और बॉटम हेडर। तो मुझे उस मैगजीन से रिलेटेड कोई थीम मिल जाए ताकि मुझे हेडर सारा खुद से क्रिएट ना करना पड़े, छोटी मोटी कस्टमाइजेशन तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो दिस वन इज क्लोजली रिलेटेड और ये वाला क्लोजली रिलेटेड है। तो जिसके डाउनलोड्स आपके सामने ज़्यादा है, इसके पर डे जो है वो 593 है, और इस पे देखते हैं बहुत कम है, और इसके देखते हैं ये भी ठीक है, और ये भी रिलेटेड है ज़रा, और कौन सा रिलेटेड है? फिल्टर्स भी हैं आपके पास। दिस इज गुड, इसमें सर्च भी है और हमारे इसमें भी सर्च बॉक्स है। सो दिस लुक्स ओके। सो ये थीम मैगजीन न्यूज़पेपर बाय द बूटस्ट्रैप थीम्स
ये होम पेज दिया हुआ है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। Fully responsive, this theme is minimalist, customizer integration enables you to customize your website with live preview. Theme is very lightweight to use, one of the best WordPress theme designed for portfolio, travel, blogger, everything. Supports this SEO friendly. Demo import, डेमो इंपोर्ट अवेलेबल है या नहीं वो यहाँ से पता लगेगा। फ्री वर्जन के अंदर जो है हेडर साइज कस्टमाइजेशन नहीं है, एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट नहीं है, बाईपास हेड ब्लॉकर नहीं है, थीम कलर नहीं है, मेन्यू कलर नहीं है, टेक्स्ट लोगो कलर नहीं है, तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे, उसका इशू नहीं है। डेमो इंपोर्ट चाहिए। डेमो कैसे इंपोर्ट होगा? बिकॉज दैट इज नेसेसरी। थीम डॉक्यूमेंटेशन ये लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर देखते हैं। बेसिकली थीम है हमारा, और इसमें इसमें फर्क है, ये नीचे जो मेन्यूज का स्टाइल आ रहा है, फॉन्ट का फर्क है, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इतना बिग डील नहीं है। वैसे ये कुछ बॉर्डर्स वगैरह ऊपर आ रहे हैं, तो वहां से हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, इन्हीं के हम लोग थोड़े से बॉर्डर्स हैं वो थिक कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, वाई पेज नॉट फाउंड, सपोर्ट में होगी डॉक्यूमेंटेशन, या यहाँ से सी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट फॉर ट्रैवल टूर, फॉर बूटस्ट्रैप ब्लॉग, फॉर मैगजीन। हमारे थीम का नाम क्या है जी, जिसपे हम काम करने जा रहे हैं? मैगजीन न्यूज़पेपर, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंटेशन सबकी इकट्ठी दी हुई है। मैगजीन न्यूज़पेपर की थीम इंस्टॉलेशन, एक्टिवेटिंग थीम लाइसेंस, इंपोर्ट डेमो कंटेंट, ये हमें देखना है। तो पूरी वीडियो उन्होंने दी हुई है कि डेमो कैसे इंपोर्ट होगा। तो बस ये कंसर्न है कि ये जो डेमो इंपोर्ट है, ये प्रो वर्जन में है या फ्री वर्जन में है। सो ये लाइसेंस की बात कर रहा है, तो लाइसेंस तो पैसे पे करने के बाद मिलता है, पहले तो नहीं मिलता। तो मुझे शक है। इससे पहले हम कौन सा थीम देख रहे थे जिसमें डेमो की बात भी थी कि डेमो इंपोर्ट कर लें आप? तो थीम देख रहे थे पहले हम। कोई भी थीम यूज कर सकते हैं, जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं पहले एक थीम यूज देख रहा था जिसके अंदर डेमो भी अवेलेबल था, वो कौन सा था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अगर किसी को। चलो सर्च में ही लिख लेते हैं। यही था शायद। तो दोनों ट्राई कर लेते हैं, हमें कौन से मतलब उसमें इशू होना है, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। मैगजीन, जो वर्डप्रेस मैगजीन प्रो, जो मैगजीन न्यूज़पेपर, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। मैगजीन न्यूज़पेपर, ये प्रो के लिए बेसिकली, डॉक्यूमेंटेशन प्रो के लिए, उसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। सो थीम्स में जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैगजीन न्यूज़पेपर। सो ये आ रहा है, मैगजीन न्यूज़पेपर, से इंस्टॉल करते हैं।
एंड जैसे इंस्टॉल करेंगे बेसिकली आपके लोकल सिस्टम के ऊपर ये फोल्डर इसका डाउनलोड हो जाएगा डब्ल्यू बी कंटेंट के अंदर। तो लोकल सिस्टम पे ट्रिपल डब्ल्यू में वर्डप्रेस इंस्टॉल की जो साइट है उसके ऊपर डब्ल्यू बी कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर मैगजीन प्रो आपके पास डाउनलोड हो गया 10/11 पे, ठीक है, सिमिलर टाइम है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, इसको एक्टिवेट कर दें। तो पहली जो आपके पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, डेमो डाटा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको नहीं मिलता तो थीम की रीडमी फाइल चेक कर लें, वहां पे नहीं मिलता तो यहाँ पे नॉर्मली अगर तो डेमो डाटा होगा तो डेमो कंटेंट के नाम से फोल्डर बना होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये थीम हमने एक्टिवेट कर दिया, साइट पे जाते हैं। ये थीम हमारा इम्प्लीमेंट हो गया राइट नाउ। और डैशबोर्ड में वापस आते हैं, कुछ नोटिफिकेशन होंगे। प्लीज नोट द सिडनी प्लगइन इज मेंट टू बी यूज्ड ओनली विद सिडनी थीम, तो उसको डिसेबल कर देते हैं, सिडनी टूल बॉक्स डीएक्टिवेट कर दें इसको। वापस आए, डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे एडवांस इंपोर्ट एंड टीबी थीम इंपोर्ट, ये दो प्लगइन कह रहा है इंस्टॉल करने हैं, तो इन दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल किया है, इन दोनों को अब एक्टिवेट कर लें। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे आए, इंपोर्ट डेमो डाटा की ऑप्शन आपके पास आ गई, इस पर क्लिक किया तो मैगजीन यूज करना है, ये वाला लेआउट करना है, ये वाला, तीनों में से कौन सा लेआउट आप करना चाह रहे हैं? आई वुड से कि ये लेआउट, इस लेआउट में देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट्स और चीज़ें सारी ऊपर आ रही हैं, तो मुझे ये लेआउट चाहिए। इसको इंपोर्ट करता हूँ तो easiest way to set up your configuration, so highly recommend fresh WordPress installation is directly replicating the theme demo. If no important data in your site you can reset the result visit at the top। चलें इंपोर्ट करते हैं। करना वैसे आपको ये चाहिए, जब भी आप किसी और थीम का डाटा इंपोर्ट कर रहे हो तो पिछला जो आपकी डाटा है वो सारा आपको ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं तो इट्स ओके, प्रोडक्शन पे तो जाना नहीं है ये।
This is taking too much time. तो चीज़ें समटाइम थोड़ी सी ना क्लियर नहीं होती या वेग होती हैं। आप कह लें कि जैसे अभी हम देख रहे थे तो हमें सिर्फ मैगजीन न्यूज़ प्रो के ऊपर थीम इंपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन मिल रही थी, फ्री वाले के लिए उन्होंने कहीं भी लिस्ट डाउन नहीं किया हुआ था। तो अनलेस आप चीज़ों को ट्राई करें खुद एक दफ़ा तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यार पॉसिबिलिटी है, इसमें डेमो डेटा भी अवेलेबल होगा। और डेमो डेटा से हमारी जो टाइम लगता है हमें वो नियरली मेरा ख्याल है 1/3 जो है वो खत्म हो जाता है। डाटा एंट्री करना इज अ टफ जॉब, और फिर डाटा उस तरह से एंटर करना जिस तरह से वो शो होना है डेमो में, दैट्स प्योरली टफ। तो इंपोर्ट से आपके मसले हल हो जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे नहीं लिखा तो यू शुड ट्राई इट वंस, अगर उसमें से सोल्यूशन मिल जाए ठीक है, नहीं तो आप बेशक थीम चेंज करें। ये वाला जो है वैसे भी ये फ्री के लिए अवेलेबल है, ये प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, ये दोनों प्रीमियम थीम है। ऊपर बैच लगा होगा। चलें जी, सक्सेस डाटा हो गया। All data is imported successfully from WordPress dashboard. You can make changes and modify any of the default content to suit your needs. Okay, साइड पे जाते हैं। चलें जी, ये हमारे पास अब वेबसाइट आ रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पोस्ट, प्रीवियस पोस्ट, सारी ऑप्शन आपके पास आ रही होंगी जैसे आपके पास यहाँ पे इस वेबसाइट में नीचे करके आ रही थी। किसी भी आप कैटेगरी पे जाते हैं तो आपको उसकी पोस्टों पे दिखा रहा होता है, नेक्स्ट प्रीवियस के बटन आ रहे हैं और वो सारी चीजें। ये देखें, पेजर आपका आ रहा है। और अगर आप किसी सिंगल पोस्ट को ओपन करते हैं तो लास्ट में इसके यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है। ठीक है, तो हमारे पास भी ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है फंक्शनैलिटी में। अच्छा, अब एक तो आपको उसको लुकलाइक करना है। तो लुकलाइक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? लुकलाइक करने के लिए आपके पास जो है आपको पता होना चाहिए कस्टमाइजेशन कैसे होनी है। तो कस्टमाइजेशन का हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है जी चाइल्ड थीम का, कि आपने किसी भी थीम को अगर कस्टमाइज करना है तो आपने डायरेक्ट उसकी फाइल्स में जाके चेंज नहीं करना। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है कि आपने उसका चाइल्ड थीम क्रिएट करना है। चाइल्ड थीम क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है? बेसिकली आपका जो भी थीम चल रहा है आप उसी को लिंक करवा देते हैं एक और थीम के साथ जो आप खुद क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वर्डप्रेस चाइल्ड थीम कोडेक्स, इसकी डॉक्यूमेंटेशन का बेसिकली लिंक है जहाँ पे इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती है। codex.wordpress.org ये वेबसाइट का नाम है जहाँ पे वर्डप्रेस की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल होती है। तो अगर लिंक्स अपडेट हो गए हैं तो इस तरह से नीचे आ जाएगा कि developer.wordpress.org पे चले जाए, यहाँ पे अब वो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। चाइल्ड थीम क्या होता है? चाइल्ड थीम अलाउज यू टू चेंज द स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ योर साइट्स अपीयरेंस येट स्टिल प्रिजर्व योर थीम्स लुक एंड फंक्शनैलिटी। To understand how child theme works, it is first important to understand the relationship between parent and child. What is parent theme? Parent theme is a complete theme which includes all of the required WordPress template files and assets for the theme to work. All themes excluding child theme are considered parent themes. जो आप child create करेंगे उसके अलावा जितने theme हैं वो सारे parent automatically parent consider होंगे, लिखा नहीं आएगा कि parent है। What is a child theme? As indicated in the overview, child theme inherits the look and feel of the parent theme and all of its functions, but can be used to make modifications to any part of the theme. In this way, customizations are kept separate from the parents theme. जो आप customize करेंगे parent से वो different होगा। Basically इसमें होता है overriding a concept. Using a child theme lets you upgrade the parent theme without affecting the customization you have made to your site. यानी आप पेरेंट थीम के साथ रिलेट करके एक चाइल्ड थीम बनाते हैं, अपनी सारी चेंजेस चाइल्ड थीम में करते हैं, पेरेंट थीम की को अंदर आप कोई चेंज नहीं करते। तो आपकी साइट के ऊपर जो है वो लुक्स आपकी मर्जी की जो आपने चाइल्ड थीम में इंप्लीमेंट की हैं वो आएंगी और पेरेंट स्टे करेगा एज इट इज। ठीक है, क्यों स्टे करेगा ये समझना जरूरी है। जब आप पेरेंट थीम को, जैसे हमने अभी ये वाला मैगजीन न्यूज प्रो जो थीम किया है ये बेसिकली हमारा एज अ पेरेंट थीम यूज होगा। हमने इसको ऑनलाइन एक्टिवेट इंस्टॉल किया, अब कुछ अरसे के बाद इसमें अंदर कोई अपडेशन आनी है। ठीक है, इसके अंदर अपडेट्स आएंगी तो इसकी जो कंपनी है वो नई रिलीज जो है वो निकालेगी थीम की। जैसे ही नई रिलीज निकालेगी मेरे पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका थीम जो है
वो अपडेट हो चुका है, तो काइंडली अपनी थीम को अपडेट कर लें। आप जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे होगा क्या कि दोबारा से एक नई कॉपी डाउनलोड होगी, जिस भी रिपोजिटरी से वो, जहां से भी ऑनलाइन सीडीएन से वो कॉपियां उठाता है एफटीपी से और आपके लोकल सिस्टम में रखता है। जैसे मैंने आपको पहले फोल्डर दिखाया कि डब्ल्यूपी कंटेंट के फोल्डर के अंदर नया थीम का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया है जैसे ही मैंने थीम को इंस्टॉल किया है। तो वहां से एक नई कोड की कॉपी उठेगी और पुरानी फाइलें रिप्लेस हो जाएंगी। अब उन फाइल्स के अंदर अगर आपका कोड हुआ हुआ है, आपने अपने क्लाइंट को उन फाइल्स में कोड करके दिया हुआ है, पेरेंट थीम में डायरेक्ट आपने कोड करके पीएचपी का फाइल्स में जाके चेंजेस करके दे दिए हैं, आपने वो अगले बंदे को डिप्लॉय कर दिया सर्वर पे, उसने गलती से थीम को अपडेट कर दिया, तो आपकी सारी की हुई चेंजेस खत्म हो गई। वो $200-400 जो उसने आपको दिया था चेंजेस का, वो सारा उसका जाया गया। सो अपने जो काम को बचाने के लिए आप करते क्या है, पेरेंट थीम को वहीं रहने देते हैं और उससे रिलेटेड एक चाइल्ड थीम बना लेते हैं। और चाइल्ड थीम में आपकी जितनी चेंजेस होती हैं वो चाइल्ड थीम की, क्योंकि आपने खुद बनाया होता है, कोई एक्सटर्नल कंपनी इसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो चाइल्ड थीम में सपोर्ट आती नहीं है। तो पेरेंट थीम अगर अपडेट हो भी जाए तो चाइल्ड को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये समझना जरूरी है। चाइल्ड थीम्स मेक योर मॉडिफिकेशन पोर्टेबल एंड रेप्लिकेबल। जब मर्जी आप उसको ऑफ कर देंगे, आपकी मॉडिफिकेशन खत्म हो जाएंगी, ओरिजिनल थीम का लेआउट आ जाएगा। आप इनेबल करेंगे, आपकी मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी। कीप कस्टमाइजेशन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट थीम फंक्शंस, ये ऑलरेडी बता दिया। अलाउ पेरेंट थीम्स टू बी अपडेटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर मॉडिफिकेशंस। आपने जो चेंजेस किए हैं वो आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, पेरेंट ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। अलाउ यू टू टेक एडवांटेज ऑफ द एफर्ट एंड टेस्टिंग पुट इनटू द पेरेंट थीम। ठीक है, जो ऑलरेडी जिस बंदे ने पेरेंट थीम बनाया उसने हर चीज टेस्ट की हुई है कि कहाँ कहाँ ये थीम ब्रेक करता है, किस पेज पे इसकी सीएसएस खराब होती है, तो वो सारी टेस्टिंग आप उस टेस्टेड प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप खुद से अपनी स्क्रैच से एचटीएमएल लिख के पूरा थीम बनाएं। Save on the development time since you are not recreating the wheel and are a great way to start learning about the theme development. That's okay. If you are making extensive customization beyond styles and few themes, like creating a parent theme might be a better option than a child theme. Creating a parent theme allows you to avoid issues with deprecated code in the future. This needs to be decided on case by case basis. So right now जो example हम देख रहे हैं वो kind of very similar है जो कि हम बनाना चाह रहे हैं उसके साथ, तो हम इतना बड़ा change नहीं कर रहे कि हमें parent theme change करना पड़े. So how to create a child theme? Create a child theme folder. First, create a new folder in your themes directory located at wp content/themes. So let's do it together. Wait a minute. चल वो कह रहा है जी, फर्स्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन योर थीम्स डायरेक्टरी। तो थीम्स डायरेक्टरी है जी मेरी वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल जो मेरी वेबसाइट है, उसमें WP कंटेंट का फोल्डर है, उसमें थीम्स का फोल्डर है, और यहाँ पे आपको न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो न्यू डायरेक्टरी, नया फोल्डर जो होगा उसका नाम रखना है जी मैगजीन न्यूज़पेपर, और जो भी थीम का पुराना पेरेंट का नाम है उसके आगे डैश लगा के आप चाइल्ड लगा दें, तो डैश चाइल्ड। ठीक है, ये आपने फोल्डर का नाम रख लिया। अब अगला काम क्या करना है, क्रिएट अ स्टाइल शीट स्टाइल डॉट सीएसएस, और उसमें ये वाले सारे कमेंट्स आपने कॉपी करने हैं। सो लेट्स ओपन आवर प्रोजेक्ट, ओपन, एंड लेट्स गो टू www WordPress install, एंड हाँ इसी को आप ओपन करना है। ठीक है, अच्छा जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल के अंदर WP कंटेंट थीम्स के अंदर ये बन गया जी आपका चाइल्ड का फोल्डर। इसके अंदर आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उस न्यू फाइल का नाम क्या होना चाहिए, स्टाइल डॉट सी एस एस। सो जो न्यू फाइल क्रिएट किया है, कंट्रोल एस से पहले मैं उसको सेव कर रहा हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस, फाइल सेव हो गई, which will contain all of the CSS rules and declarations that control the look of your theme. Your style sheet must contain the below required header comment at very top of the file. This tells WordPress basic info about the theme, including the fact that it is a child theme with the particular parent. इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखें नेम दिया हुआ 2015 चाइल्ड। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी वेबसाइट में जाता हूँ, जो मेरा थीम्स का सेक्शन है वहां आता हूँ। जब मैंने रिन्यू किया तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आ रहा है जी ब्रोकन थीम, द पेरेंट थीम इज मिसिंग, द फॉलोइंग थीम्स आर इंस्टॉल्ड बट इनकम्प्लीट, द पेरेंट थीम इज मिसिंग। थीम का नाम क्या जी, 2015 चाइल्ड। प्लीज इंस्टॉल द 2015 थीम। क्यों? जब आपने कमेंट्स ऐड किए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्पलेट का जो पार्ट है, ये लिंक करता है चाइल्ड को और पेरेंट को। टेम्पलेट के आगे आपने पेरेंट थीम के फोल्डर का नाम देना है। हमारा जो चाइल्ड है वो इस
का इस थीम से रिलेटेड, यानी ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो जो पेरेंट थीम का जो फोल्डर नेम है उसको कॉपी करें और यहाँ पे टेम्पलेट के आगे उसको पेस्ट कर दें, सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो ये जो आपका ब्रोकन पार्ट है दिस विल बी फिक्स्ड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2015 चाइल्ड के नाम से थीम मिल रहा है, जो कि पहले ब्रोकन आ रहा था। अब ये 2015 चाइल्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टाइल डॉट CSS में हेडर में इसका नाम 2015 चाइल्ड है। सो व्हाट यूजुअली आई डू, मैं अपने पेरेंट थीम में जाता हूँ, पेरेंट थीम की स्टाइल डॉट CSS की फाइल में जाता हूँ और ऊपर हेडर आ रहे होते हैं, इन हेडर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके चाइल्ड में वही हेडर्स प्लेस करता हूँ। ठीक है, एडिशनल यहाँ पे मैं टेम्पलेट का एक वर्ड जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट का वर्ड जो आपने ऐड करना है, अगर आप यहाँ से देखें तो स्मॉल पहला कैपिटल T और बाकी EMPLATE आगे कॉलन। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ऐड करना है, टेम्पलेट कॉलन, आगे आप स्पेस नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको खत्म कर लीजिएगा और यहाँ पे आप अपने पेरेंट थीम के जो फोल्डर का नाम है वो दें। ठीक है, इसको सेव करें, मैगजीन न्यूज़पेपर, आगे चाइल्ड लिख दें, थीम URI में मैं अपनी जो वेबसाइट है उसका नाम दे देता हूँ और ऑथर में अपना नाम दे देता हूँ और थीम URI, ऑथर URI में भी, क्योंकि जो थीम URI बेसिकली थीम URI का मतलब है रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे आपको थीम जहाँ से डाउनलोड हो सकता है, जहाँ पे ये थीम पड़ा उसका URL देना है, नहीं है तो मैंने अपना URL दे दिया। यहाँ पे ऑथर का URL है तो वहां मैं अपना URL दे रहा हूँ, टेम्पलेट में ये आ गया, डिस्क्रिप्शन ये आ गई। सो इसको किया सेव, वापस जाते हैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, अपनी साइड पे आते हैं, थीम्स के अंदर इसको रिफ्रेश करते हैं तो वी विल हैव मैगजीन न्यूज़पेपर चाइल्ड। ठीक है, अब नेम चेंज हो गया है, इस पे अगर थीम डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो सारी डिटेल आ जाएगी, बाय ऑथर नेम ये आ गया, थीम का नाम ये आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो ऑथर URI पे मेरी वेबसाइट पे मुझे वो लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी थीम कल को क्रिएट करेंगे, आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे, कोई भी यूजर इसको यूज करता है, एडमिन प्रोजेक्ट मैनेजर, वो आगे उसका पता लग जाएगा थीम बाय डेवलप्ड बाय होम है। तो एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाएं, आपका जो पेरेंट थीम है इसके अंदर एक फाइल होगी screenshot.jpg, इसको कॉपी करें, चाइल्ड थीम में आए और इसके अंदर ये फाइल आप कॉपी कर दें। ठीक है, अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे इस पेज को, तो ये आपका ऐसे ही बन गया जैसे आपका पेरेंट थीम है, ये चाइल्ड और ये पेरेंट है। ठीक है, और ये चाइल्ड थीम आपका रेडी टू यूज है, लेकिन इसमें एक छोटा सा काम और है, स्टाइल शीट्स को इंपोर्ट कराने का। उसमें एक दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे जो कि यूज होते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उन कॉन्सेप्ट्स को मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँ, राइट नाउ दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस दोस्त, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तकरीबन 1-1.5 घंटे का है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस चाइल्ड थीम को फुली फंक्शनल करके इसको फिर हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे। अभी फ्राइडे है और वीकेंड तक आपके पास टाइम है, जो 3 प्रोजेक्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं उनमें से कोई पिक करें एंड मेक देम, स्टार्ट देम टुडे। जस्ट जितना आप कर लेते हैं वीकेंड तक शेयर करें मेरे साथ, कोई इशू आता है मेरे साथ शेयर करें, और ताकि हम उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें। यहाँ से हमारा वर्डप्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन विल बी कॉन्फिडेंट कि यार हम काम कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई चीज रिपीट होने वाली है, वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखेंगे, आपको रेपिटेशन का इशू नहीं आएगा, आप दोबारा मतलब वीडियो को 2 दफा देख लें, कोई चीज आपको कंफ्यूजिंग लगती है तो आपकी क्लियर हो जाएगी। और कल तक के लिए मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह आपसे गपशप होती है मंडे को। प्रोफाइल लिंक्स जिनके रहते हैं सबमिट कर दीजिएगा, अटेंडेंस इनकी शॉर्ट है, मैनेजमेंट से लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपसे फिर मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।